क्लास 12 फिजिक्स की आज एक महामैराथन वीडियो है। और यदि आप लोग अपनी क्लास 12 की फिजिक्स में 70 में बिल्कुल पक्का करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जितने भी महामैराथन वीडियोस आ रही हैं सभी को आप लोग ध्यान से देखें, क्योंकि इस महामैराथन वीडियो में हम लोग हर साल जो आपके प्रश्न आते हैं बोर्ड परीक्षा में उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर लिया जाता है, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो पूरी किताब से हम लोग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्नों को करेंगे। क्लास 12 की फिजिक्स में सबसे पहले हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्नों को करेंगे। उसके बाद में फिर हम लोग पूरी किताब से आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उनको भी हम लोग इसमें करने वाले हैं। और फिर हम लोग इसमें करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न को, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में 2 और 3 नंबर के लिए आते हैं, तो इसको भी हम लोग इसमें करेंगे। उसके बाद फिर लास्ट में हम लोग इसमें करने वाले हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को। तो ये वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप लोग शुरू से लेकर के अंतिम तक देखिएगा। वीडियो थोड़ी सी बड़ी आपकी जरूर होगी, क्योंकि एक आपका महामैराथन वीडियो है, तो इसीलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंतिम तक देखिएगा। और जिसमें हम लोग सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्नों को करेंगे, फिर हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न को करेंगे, फिर हम लघु उत्तरीय प्रश्न को करेंगे, फिर हम लोग लास्ट में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को भी करेंगे। यानी कि 1 नंबर वाले प्रश्न जो होते हैं उनको भी करेंगे, 2 नंबर वाले होते हैं उनको भी करेंगे, 3 नंबर वाले होते हैं उनको भी करेंगे, और लास्ट में जो आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है आपका 5 नंबर के लिए आता है, तो इसको भी हम लोग करने वाले हैं एक ही वीडियो में। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को आप लोग जल्दी से लाइक करो। फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से समझते हैं। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। तो चलिए अब हम लोग अपने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न से शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, और महामैराथन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस पेज को मैं यहाँ पर हटा देता हूँ और चलिए हम लोग सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न को करना शुरू करते हैं। तो इसमें अब हमारा जो पहला प्रश्न होने वाला आपका होने वाला पीएन संधि डायोड की अवक्षय परत में होते, हम लोग को बताना है कि पीएन संधि डायोड की जो अवक्षय परत में होती है उसमें क्या होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2019 में 20 में 2 बार आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ, आपको पता होना चाहिए कि पीएन संधि डायोड की अवक्षय परत में क्या चीजें होती हैं। पहला ऑप्शन आपका इसमें देगा केवल इलेक्ट्रॉन, दूसरा आपका देगा केवल कोटर, तीसरा आपका देगा इलेक्ट्रॉन तथा कोटर, और चौथा आपका देगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पीएन संधि डायोड की जो अवक्षय परत होती है उसमें आपका इलेक्ट्रॉन भी होता है और कोटर भी होता है, तो इसीलिए आप लोग बता सकते हैं कि जो आपका ऑप्शन नंबर सी है इलेक्ट्रॉन तथा कोटर दोनों, ये आपका सही ऑप्शन हो जाता है। तो इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर सी पर सही टिक लगा लेंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन होता है वो आपका हो जाता है कि प्रेरित वैद्युत धारा की दिशा का पता चलता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2015 में आया हुआ है और आपको इसका आंसर पता होना चाहिए, और जिसको भी पहले से पता है वो लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग इसका उत्तर देख लेते हैं। तो इसमें आप लोग क्या बताएंगे, इसमें आप लोग बताएंगे पहला ऑप्शन सबसे पहले आप देखोगे तो पहला ऑप्शन आपका दिया गया लेंज के नियम द्वारा, यानी कि प्रेरित वैद्युत धारा की दिशा का पता किस प्रकार से चलता है वो चीज़ हमको इसमें बतानी है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन दिया गया लेंज के नियम द्वारा, दूसरा आपका देगा बायो-सेवर्ट के नियम द्वारा, तीसरा आपका देगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा, और चौथा आपका देगा एम्पियर के नियम द्वारा। तो प्रेरित वैद्युत धारा की जो दिशा होती है उसका जो पता चलता है वो आपका लेंज के नियम द्वारा चलता है। तो इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर ए पर सही टिक लगा लेंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका हो जाता है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में 2 बार पूछा भी गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 एमीटर का जो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में पाठ्यांक 4 एम्पियर है, यानी कि 1 एमीटर है जिसका प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में पाठ्यांक 4 एम्पियर है, और परिपथ में धारा का शिखर मान यानी कि अधिकतम मान हम लोग को यहाँ पर बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2007 में 14 में 2 बार पूछा गया है। पहला ऑप्शन इसमें आपका देगा 4 एम्पियर, दूसरा आपका देगा 4√2 एम्पियर, तीसरा आपका देगा 8 एम्पियर, और चौथा आपका देगा 2 में आपका √2 एम्पियर। तो इस प्रकार से दिया गया है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे उसको आइए हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। तो इसको समझने के लिए मैं यहाँ पर छोटा सा पेज ले लेता हूँ, फिर मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, इस प्रकार से आपका ये हो जाता है I0 बराबर आपका होता है I/RMS, इस प्रकार से आपका होता है। तो यहाँ पर RMS √2 इस प्रकार से आपका होता है। तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पाठ्यांक कितना दिया 4 दिया गया, तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं 4√2, ये आपका हो जाएगा आंसर। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर देख लेना है। तो आप लोग देखोगे तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है 4√2 एम्पियर, यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर बी पर सही टिक लगा लोगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है वो हो जाता है कि वैद्युत चुम्बकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं, तो हमको किसके द्वारा उत्पन्न होती है ये चीज़ बतानी है। 2018 में 23 में 2 बार आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए कि वैद्युत चुम्बकीय तरंगे किससे उत्पन्न होती हैं।
पहला ऑप्शन इसमें आपका दिया गया स्थिर आवेश द्वारा, दूसरा आपका दिया गया नियत वेग से गतिशील आवेश द्वारा, तीसरा आपका दिया गया त्वरित आवेश द्वारा और चौथा आपका दिया गया आवेशहीन कण द्वारा। तो हम लोग को बताना है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे किससे उत्पन्न होती हैं। ऑप्शन आपके सामने हैं, आप लोग कमेंट करके एक बार गेस करो। अगर आपको पहले से पता है तो आप लोग कमेंट कर दो, अगर नहीं पता है फिर भी आप लोग एक बार गेस करो, ताकि आपको जब भी मैं सही आंसर बताऊंगा तो फिर आपको दिमाग में अच्छे तरीके से वो रहेगा। तो वैद्युत चुंबकीय जो तरंगे होती हैं वो उत्पन्न होती हैं त्वरित आवेश के द्वारा, तो इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर सी पर सही टिक लगा देंगे और साथ ही में सारे प्रश्नों को अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे इस प्रकार से। फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ेंगे और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। और यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो आप लोग वीडियो को जल्दी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। तो इस पेज को मैं हटा देता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसे आप लोगों ने कॉपी में नोट कर लिया होगा। तो चलिए अब हम लोग अपने अगले पेज पर बढ़ते हैं। तो अब इसमें हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका हो जाता है कि अवतल दर्पण के सामने अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। हम लोग को बताना है कि अवतल दर्पण के सामने अनंत पर कोई वस्तु है उसका रखा है तो उसका प्रतिबिंब बनेगा, कहाँ पर बनेगा वो चीज़ हमको इसमें बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका है। पहला ऑप्शन आपका इसमें देगा फोकस पर, दूसरा आपका देगा फोकस व वक्रता केंद्र के मध्य, तीसरा आपका दिया गया वक्रता केंद्र पर और चौथा आपका दिया गया अनंत पर। तो अवतल दर्पण के सामने जो अनंत पर स्थित वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो आपका बनता है फोकस पर। तो इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर ए पर सही टिक लगा देंगे। ये भी आपका जो क्वेश्चन था कंप्लीट हो गया है। और आपको अगर आंसर पता था पहले से तो कमेंट करते रहना भूलना बिल्कुल भी नहीं। जैसे आप लोग कमेंट करते रहोगे तो आपके नॉलेज में इजाफा ही होगा। अब इसमें आपका जो अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका हो जाता है कि जब एक वर्णी प्रकाश निर्वात से किसी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश का कौन सा अभिलक्षण अपरिवर्तित रहता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका 2018 में 20 में 22 में 3 बार आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है। पहला ऑप्शन आपका इसमें दिया गया तीव्रता, दूसरा आपका देगा आवर्ती, तीसरा आपका देगा चाल और चौथा आपका देगा तरंग दैर्ध्य। तो जब एक वर्णी प्रकाश निर्वात से किसी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश का जो अभिलक्षण होता है, कौन सा अभिलक्षण जो कह सकते हैं कि अपरिवर्तित रहता है, जिसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है, वो आपका हो जाता है आवर्ती। तो इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर बी पर सही टिक लगा देंगे, ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से वाला जो क्वेश्चन था ये भी कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ तक हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को देखा हो। इसके अलावा यदि आप लोगों ने जो पुरानी महामैराथन क्लासेस थी उसे अगर अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद, यानी कि इस महामैराथन क्लास को देखने के बाद आप लोग उसे भी जाकर के जरूर देखिएगा। हर एक महामैराथन क्लास आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसी को दृष्टिकोण में रखते हैं, यानी कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से ही जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उनको महामैराथन क्लास में करवाया जाता है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं 1 नंबर, 2 नंबर तथा 3 नंबर वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसको अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव में देहली आवृत्ति से क्या तात्पर्य है, इसकी क्या महत्वता है। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2005 में, 7 में, 14 में, 11 में, 13 में, 17 में, 19 में, 23 में, यानी कि कई बार पूछा गया। आप लोग देख भी सकते हैं कि 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, यानी कि 8-9 बार ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव में देहली आवृत्ति से क्या तात्पर्य है और इसकी क्या महत्वता है। ठीक है, तो देहली आवृत्ति क्या होती है, आइए हम इसको समझेंगे बहुत ही आसानी से। तो इसे आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 की बोर्ड परीक्षा में जरूर आपका आएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि देहली आवृत्ति आखिर क्या होती है। तो इसमें आप लोग बता सकते हैं कि प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति, ठीक है, इसमें आप लोग क्या बताएंगे देहली आवृत्ति में कि प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिसके कारण धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, इससे कम आवृत्ति के प्रकाश से धातु से कोई प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता और इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, देहली आवृत्ति बोलते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जो देहली आवृत्ति होती है वह प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति होती है, यानी कि वह सबसे कम आवृत्ति होती है, प्रकाश की वह एक न्यूनतम आवृत्ति होती है जिसके कारण धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। अगर हम लोग देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति कर देंगे तो फिर प्रकाश कह सकते हैं कि धातु से कोई भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। तो इसीलिए आप बता सकते हैं कि देहली आवृत्ति का एक विशेष महत्व होता है और क्योंकि यह देहली आवृत्ति की न्यूनतम आवृत्ति होती है जिसके कारण से ही धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं कि यह आपका एक आवृत्ति जो आपकी होती है देहली आवृत्ति, यह आपकी एक आवृत्ति या एक विशेष महत्व रखती है। तो देहली आवृत्ति आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। यह आपका बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि देहली आवृत्ति क्या होती है, तो आप लोग इसको आराम से बता पाएंगे। तो इसे आप लोग जल्दी से अपनी कॉपी में नोट करो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखना है अभी आगे। फिर हम लोग इसको जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसे आप लोग जल्दी से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए।
तो चलिए अब हम लोग अपने अगले पेज पे बढ़ते हैं और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। तो अब इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है वो आपका होने वाला है कि अन्योन प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए तथा एक व्यवहारिक उदाहरण भी बताना है हम लोग को। यानी कि सबसे पहले हम लोग को बताना है अन्योन प्रेरण गुणांक की परिभाषा और उसके साथ में हम लोग को बताना है एक व्यवहारिक उदाहरण। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2011 में, 12 में, 22 में, 23 में 4 बार पूछा गया है और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी आपके बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर लिया जा रहा है, तो इसीलिए आप लोग हर एक प्रश्न को अच्छे तरीके से तैयार करो यदि आप लोग अपनी क्लास 12 की फिजिक्स में बहुत ही अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। तो आइए समझ लेते हैं कि सबसे पहले कि अन्योन प्रेरण गुणांक आखिर क्या होता है, इसकी परिभाषा को देखेंगे और फिर हम लोग बाद में इसके व्यवहारिक उदाहरण को भी समझेंगे। तो इसमें आप लोग बताएंगे कि किन्हीं दो कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरण गुणांक अथवा आप बोल सकते हो अन्योन प्रेरकत्व संख्यात्मक रूप से किसी एक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि दूसरी कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही हो। यही आपका परिभाषा होता है अन्योन प्रेरण गुणांक की। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लेना कि किन्हीं दो कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरण गुणांक जो आपका होता है अथवा आप लोग बोल सकते हो अन्योन प्रेरकत्व संख्यात्मक रूप से किसी एक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि दूसरी कुंडली में केवल 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही हो। तो ये आपका अन्योन प्रेरण गुणांक की परिभाषा हो जाती है। अगर हम लोग व्यवहारिक उदाहरण की बात करें तो आप लोग बता सकते हैं कि इसका एक व्यवहारिक उदाहरण आपका ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली है। तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि उदाहरण है कि आपका एक ट्रांसफार्मर की जो कार्यप्रणाली होती है वो अन्योन प्रेरण गुणांक के अनुसार होती है। इस प्रकार से आप लोग इसे समझ गए होंगे, तो इसे भी नोट कर लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपकी बोर्ड परीक्षा में 4 बार पूछा भी गया। आपको पता होना चाहिए कि अन्योन प्रेरण गुणांक क्या होता है और साथ ही में इसका एक व्यवहारिक उदाहरण भी मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए अब हम लोग अपने अगले पेज पे बढ़ते हैं और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। अब इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका हो जाता है कि नाभिकीय विखंडन से आप क्या समझते हैं। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपकी बोर्ड परीक्षा में 6 में, 9 में, 12 में, 6 में, 9 में, 15 में और 22 में 4 बार पूछा गया है। और नाभिकीय विखंडन जो क्वेश्चन होता है आपका 1 नंबर में भी आता है, 2 नंबर में भी आता है और कभी कभी 3 नंबर में भी आ सकता है कि नाभिकीय विखंडन से आप क्या समझते हो। तो आइए अब हम लोग नाभिकीय विखंडन की परिभाषा को देख लेते हैं और साथ ही में इसका एक उदाहरण भी हम लोग देखेंगे। तो इसमें आप लोग बता सकते हैं इसके आंसर में कि जब किसी भारिक नाभिक पर तीव्रगामी न्यूट्रॉन संघट्ट करते हैं तो वह नाभिक जो आपका होता है लगभग 2 या 2 से अधिक छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है कि जब किसी भारी नाभिक पर तीव्रगामी न्यूट्रॉन संघट्ट करेंगे तो फिर जो नाभिक होगा वो 2 से अधिक टुकड़ों में या कह सकते हैं छोटे छोटे भागों में नाभिकों में टूट जाएगा। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, द्रव्यमान की क्षति होती है। इस प्रक्रिया में क्या होता है, द्रव्यमान की क्षति होती है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिकीय विखंडन बोलते हैं। क्योंकि जब क्या होता है कि जब किसी भारी नाभिक पर तीव्रगामी न्यूट्रॉन संघट्ट करेंगे तो जो आपका नाभिक होगा वो 2 या 2 से अधिक कह सकते हैं कि नाभिकों में टूट जाएगा और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिकीय विखंडन बोलते हैं। और तथा इस प्रक्रिया में जो द्रव्यमान की क्षति होती है वह द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के अनुसार ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और इस प्रकार भारी नाभिकों के टूटने की जो प्रक्रिया होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिकीय विखंडन बोलते हैं। इस प्रकार से आप लोग इसका उदाहरण भी बता सकते हैं। 0n1 प्लस में आपका हो जाएगा 92 U 235 प्रकार से आपका हो गया। तो ये आपका क्या है, भारी नाभिक है। तो यह क्या होगा, इसमें क्या होगा कि ये आपका BA 56 144 में टूटेगा, प्लस में आपका 36 KR 89 में टूटेगा, प्लस में आपका यहाँ से 3 0n1 इस प्रकार प्लस में आपका E यानी कि ऊर्जा भी यहाँ से निकलेगी। तो इस प्रकार से नाभिकीय विखंडन होता है और इसमें आप लोग जानते ही हैं कि जब किसी भारी नाभिक पर तीव्रगामी न्यूट्रॉन संघट्ट करते हैं तो फिर जो आपका नाभिक होगा वो 2 या फिर 2 से अधिक छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है और इस प्रक्रिया में द्रव्यमान की क्षति होती है और इस द्रव्यमान क्षति को हम लोग समीकरण यानी कि ऊर्जा समीकरण के अनुसार ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और इस प्रकार भारी नाभिकों की जो टूटने की प्रक्रिया होती है उसको हम लोग नाभिकीय विखंडन बोलते हैं। इस प्रकार से वाला जो क्वेश्चन था नाभिकीय विखंडन से आप क्या समझते हो, आप लोगों ने समझ लिया होगा। कोई भी दिक्कत होगी आप लोग कमेंट करके बता देना। ठीक है, अब हम लोग इसमें अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें अब हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत से आप क्या समझते हो। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ, आपको पता होना चाहिए कि पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत से आप क्या समझते हो। 1 नंबर में अक्सर ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में आता है। इसका उत्तर आप लोग इस प्रकार से बता सकते हैं कि पीएन संधि के दोनों ओर वह परत जिसमें चलनशील आवेश वाहकों की उपस्थिति नहीं रहती है
अवक्षय परत कहलाती है। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा थी पी एन संधि डायोड में। अवक्षय परत से आप क्या समझते हो, तो आप लोगों ने बताया कि पी एन संधि के दोनों ओर वह परत जिसमें चलनशील आवेश वाहकों की उपस्थिति नहीं रहती है आपकी अवक्षय परत कहलाती है। तो इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन था ये भी कंप्लीट हो गया है। और यदि आप लोगों ने भी तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। फिर हम लोग क्या करेंगे, वीडियो को अब हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे और भी महत्वपूर्ण 2 और 3 नंबर वाले क्वेश्चन को देखेंगे और फिर लास्ट में हम लोग को यहाँ इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को भी देखना है। तो इसीलिए अभी वीडियो अभी काफ़ी बड़ी होने वाली है, तो इसे आप लोग जल्दी से लाइक कर दो। फिर आप लोग बने रहो, हर एक क्वेश्चन को नोट करते हुए चलो, अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी अच्छी तरीके से करते चलो। तो चलिए अब हम लोग अपने अगले पेज पे बढ़ते हैं और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं और आप लोग सारे प्रश्नों को नोट करते हुए चलना और आज के आज ही तैयार करते हुए चलना। तो चलिए आगे अब हम लोग बढ़ते हैं, इन चीज़ों को आप लोग सबसे पहले नोट कर लीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसे आप लोगों ने अपनी कॉपी में नोट कर लिया होगा। तो चलिए अब हम लोग अपने अगले पेज पे बढ़ते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप लोग हमारा टॉप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका प्राइस फिलहाल के लिए मात्र 50 रुपये कर दिया गया। इसमें आपको क्लास 12 फीस के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, चाहे बहुविकल्पी हो, चाहे अति लघु, चाहे लघु, चाहे दीर्घ उत्तरीय हो, सभी प्रश्न वहाँ पर आपको दिए जाएंगे। तो इसको भी ज्वाइन करना होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से देख करके मैसेज करना। तो इस पेज को मैं यहाँ पर हटा देता हूँ। तो इसमें जो हमारा प्रश्न होने वाला आपका होने वाला कि धारा मापी की धारा सुग्राह्यता तथा वोल्टेज सुग्राह्यता से क्या तात्पर्य है। 2014 में, 19 में, 20 में, 22 में 4 बार पूछा गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धारा मापी की धारा सुग्राह्यता तथा वोल्टेज सुग्राह्यता से क्या तात्पर्य हमको बताना है। ये क्वेश्चन आपके दो तरीके से भी आ सकता है कि धारा मापी की जो धारा सुग्राह्यता है इसको अलग से परिभाषित कीजिए और वोल्टेज सुग्राह्यता को अलग से परिभाषित कीजिए। तो ये दो क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं आपको, तो दोनों को आपको समझ लेना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे धारा मापी की धारा सुग्राह्यता क्या होती है, उसको हम लोग सबसे पहले यहाँ पर समझने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगा दोगे धारा मापी की धारा सुग्राह्यता, फिर लिखना स्टार्ट करोगे आप लोग, यह कुंडली में प्रवाहित प्रति एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप के बराबर होती है। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है कि जो आपका धारा मापी की धारा सुग्राह्यता होती है, यह कुंडली में प्रवाहित प्रति एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप के बराबर होती है। धारा सुग्राह्यता आई एस बराबर आपका हो जाता है फाई अपान में टी, बराबर आपका हो जाएगा एन ए बी अपान में सी। जहां पर जो आपका एन है, एन आपका कुंडली में फेरों की संख्या है और आपका जो ए है, ए आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, बी आपका चुंबकीय क्षेत्र है और जो आपका सी है वो आपका है मरोड़ दृढ़ता। तो इस प्रकार से आपको जो धारा मापी की धारा सुग्राह्यता इस प्रकार से आपकी होती है। परिभाषा में आप लोग बता सकते हैं कि यह कुंडली में प्रवाहित प्रति एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप के बराबर होती है। इसका फॉर्मूला आपका हो जाता है आई एस बराबर फाई अपान में टी, बराबर आपका हो जाता है एन ए बी अपान में सी। जहां पर आपका एन होता है वो आपका कुंडली में फेरों की संख्या होती है, ए आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है, बी आपका चुंबकीय क्षेत्र तथा सी आपका मरोड़ दृढ़ता होती है। तो इस प्रकार से धारा मापी की धारा सुग्राह्यता पूरा मैंने आपको बता दिया है। आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो, अच्छे तरीके से तैयार कर लो। फिर हम लोग इसमें देखेंगे धारा मापी की वोल्टेज सुग्राह्यता क्या होती है, उसको भी हम लोग यहाँ पर आप समझने वाले हैं। तो इसमें आप लोग बता सकते हैं कि यह कुंडली के सिरों पर लगाए गए प्रति एकांक वोल्टेज के लिए उत्पन्न विक्षेप के बराबर होती है। बहुत ही सिंपल सा है ये कि यह कुंडली के सिरों पर जो लगाए गए प्रति एकांक वोल्टेज है, वोल्टेज के लिए उत्पन्न विक्षेप के बराबर होती है। वोल्टेज सुग्राह्यता आपका हो जाता है वी एस बराबर आपका हो जाएगा फाई अपान में वी, बराबर आपका हो जाएगा एन ए बी अपान में सी आर। सी जो आपका होता है ये आपका तो पहले से ही पता है कि मरोड़ दृढ़ता होती है। आर आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कुंडली का प्रतिरोध है। बाकी एन तो आपको पता ही है कि एन आपका होता है कुंडली में फेरों की संख्या, ए आपका होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और बी आपका होता है चुंबकीय क्षेत्र, सी आपका मरोड़ दृढ़ता और आपका होता है कुंडली का प्रतिरोध। तो इस प्रकार से धारा मापी की वोल्टेज सुग्राह्यता जो होती है उसे भी आप लोगों ने समझ लिया है। तो इस पेज पर हम लोगों ने क्या देखा, सबसे पहले हम लोगों ने देखा धारा मापी की धारा सुग्राह्यता, उसको हम लोगों ने सबसे अच्छे तरीके से समझा। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा वोल्टेज सुग्राह्यता। तो दोनों को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, दोनों अलग अलग भी आ सकते हैं और एक में भी आ सकते हैं, तो इसीलिए महत्वपूर्ण है ये। तो इसे नोट करो आप लोग अपनी कॉपी में जल्दी से, फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ेंगे। और साथ ही में यदि आप लोगों ने भी तो वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग अपने अगले पेज पे बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। अब इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट नियम होता है ये आपका। दो नियम मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ, दोनों नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए आपको इसको अच्छे तरीके से समझना है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी जो फैराडे के नियम है वो क्या है, हम लोग आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2018 में, 20 में, 22 में, 23 में
4 बार लगातार पूछा गया, तो आपको पता होना चाहिए कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी जो फैराडे के नियम है वो क्या होते हैं, आइए हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो आपका प्रथम नियम होता है उसमें हम लोग बता सकते हैं, किसी कुंडली से संबद्ध प्रेरित विद्युत वाहक बल ई का जो मान होता है वो आपका चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर डी फाई अपान में डी टी के समानुपाती होता है। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है कि किसी कुंडली में संबद्ध यानी किसी कुंडली से संबद्ध प्रेरित वैद्युत वाहक बल ई का जो मान होता है वह आपका चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर यानी कि डी फाई अपान में डी टी के समानुपाती होता है। ई आपका हो जाएगा यहाँ पर समानुपाती माइनस डी फाई अपान में डी टी बराबर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ई बराबर आपका हो जाएगा माइनस में डी फाई अपान में डी टी। इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं, जहां पर जो आपका ऋणात्मक चिन्ह है, जो आपका ऋणात्मक चिन्ह है, आपका यह प्रदर्शित करता है कि प्रेरित वैद्युत वाहक बल, जो आपका प्रेरित वैद्युत वाहक है वो आपका फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है और वैद्युत वाहक बल का जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। इस प्रकार से आपका ये हो जाता है। उसके आगे आप उसमें बता सकते हैं कि यदि परिपथ में कोई कुंडली है, यानी कि किसी अगर मान लीजिए परिपथ में कोई कुंडली है जिसमें तार के जो एन है, एन फेरे हैं, तब कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, आपका ई बराबर हो जाएगा माइनस में एन डी फाई अपान में डी टी हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है ये है कि यदि परिपथ में कोई कुंडली है और जिसमें तार की जो संख्या है, पेड़ों की जो संख्या है वो आपकी एन है, तब फॉर्मूला आपका इस प्रकार से आपका हो जाएगा। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का जो प्रथम नियम था उसे मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया है। इसे नोट करोगे, एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा, आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना तब तक कि किसी कुंडली से संबद्ध प्रेरित वैद्युत वाहक बल ई का मान जो आपका होता है वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर डी फाई अपान में डी टी के समानुपाती होता है। यहाँ पर आपका ई समानुपाती आपका माइनस डी फाई अपान में डी टी हो जाता है और यह आपका इस प्रकार से हो जाता है, ई बराबर माइनस डी फाई अपान में डी टी। जहाँ पर जो आपका ऋणात्मक चिन्ह होता है या प्रदर्शित करता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है और वैद्युत वाहक बल का जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। आगे आप लोगों ने बताया था कि यदि परिपथ में कोई कुंडली है जिसमें तार के जो एन फेरे हैं, तब कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल आपका हो जाएगा ई बराबर माइनस एन डी फाई अपान में डी टी। इस प्रकार से ये हो जाएगा। अब इसमें जो आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी जो फैराडे के नियम थे, प्रथम नियम तो मैंने आपको समझा दिया है, द्वितीय नियम क्या हो जाता है उसे भी आइए देख लेते हैं। तो द्वितीय नियम में आप लोग बता सकते हैं कि किसी परिपथ में प्रेरित वैद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की जो दिशा होती है वो सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे यह स्वयं उत्पन्न होती है। बहुत ही सिंपल सा इसका ये है परिभाषा कि किसी परिपथ में प्रेरित वैद्युत वाहक बल अथवा आप लोग बोल सकते हैं प्रेरित धारा की जो दिशा होती है सदैव ऐसी होती है कि यह सदैव उस कारण का ही विरोध करती है जिसके कारण यह स्वयं उत्पन्न होती है, और इसे हम लोग लेंज का नियम भी कहते हैं। तो इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, समझ भी गए होंगे। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है कि किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल या फिर आप लोग बोल सकते हैं प्रेरित धारा की जो दिशा होती है वो सदैव उस कारण का विरोध करती है जिस कारण के कारण वह स्वयं ही उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से जो आपका वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के जो नियम थे वो नियम मैंने आपको यहाँ पर समझाए हैं। प्रथम नियम पहले आपको बताया, फिर हम लोगों ने यहाँ पर द्वितीय नियम को भी देख लिया है। तो ये जो आपका क्वेश्चन था ये भी आपका कंप्लीट हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों नियम एक साथ में भी पूछा जा सकते हैं 2 और 3 नंबर के लिए, और आपका अलग अलग भी पूछा जा सकता है 1 और 2 नंबर के लिए। तो इसे आपको ध्यान रखना है और अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। 1 नंबर में आएगा तभी आप लोग कर पाओगे आराम से यदि आप लोग पढ़े रहोगे, और 2 नंबर में आएगा तब भी कर पाओगे, और अगर 3 नंबर में भी आ जाता है दोनों को एक साथ में तब भी आप लोग कर पाओगे। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या है, केवल वीडियो को ध्यान से देखना है और समझना है चीज़ों को, तभी आप लोग कर पाओगे। तो चलिए अपना क्वेश्चन होने वाला है, इसको देखते हैं। तो इसी में अगला क्वेश्चन हो जाता है, आपका हो जाता है कि विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा दीजिए तथा मात्रक बताइए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा बताना है और उसके बाद फिर उसका मात्रक बताना है। उसके बाद में फिर हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध तथा विशिष्ट चालकता में क्या संबंध होता है उसके बारे में भी हमको बताना है। तो ये लघु उत्तरीय प्रश्न है आपका, तो इसमें थोड़ा सा आपको ज्यादा लिखना पड़ता है अति लघु के मुकाबले, तो इसीलिए आपको इसको ध्यान से देखना है, अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो बार आपकी बोर्ड परीक्षा में आया हुआ भी है, तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट करेंगे। सबसे पहले हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा की बात करेंगे। तो यदि केवल परिभाषा की बात करें तो ये आपका अति लघु में भी पूछा जा सकता है, और यदि आपसे लघु में पूछा जाएगा तो इस प्रकार से पूछा जाएगा कि अति की विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा भी दीजिए, मात्रक बताइए, और साथ ही में विशिष्ट प्रतिरोध तथा विशिष्ट चालकता में क्या संबंध होता है उसे भी बताइए। तो इस प्रकार से आपका लघु में पूछा जाएगा,
और यदि अति लघु में पूछा जाएगा तो केवल और केवल विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा और मात्रक पूछ सकता है। तो इस प्रकार से सबसे पहले हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा को देखेंगे। तो परिभाषा में आप लोग बता सकते हो कि किसी चालक के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा धारा घनत्व J के अनुपात को ही हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं और इसे हम लोग रो से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका सूत्र इस प्रकार से आप लोग बता सकते हो कि विशिष्ट प्रतिरोध बराबर क्या होता है आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बटे में आपका होता है धारा घनत्व। यही चीज मैंने यहाँ पर आपको बताई भी है परिभाषा में कि किसी चालक के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा धारा घनत्व J के अनुपात को ही हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं और इसे हम लोग रो से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका सूत्र आप लोग किस प्रकार से निकालोगे वो आपको यहाँ पर समझ लेना है। तो रो बराबर आपका क्या हो जाता है, रो बराबर आपका हो जाएगा कि विशिष्ट प्रतिरोध आपका क्या है, उसको हम लोग रो से प्रदर्शित करते हैं तो यहाँ पर रो हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग ई से प्रदर्शित करते हैं तो यहाँ पर ई हो जाएगा। बटे में आपका धारा घनत्व है तो धारा घनत्व को हम लोग जे से प्रदर्शित करते हैं तो जे हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका हो जाएगा रो बराबर ई अपान में जे। इस प्रकार से आपका हो गया। अब यहाँ पर आप लोग पहले से जानते होंगे कि ई बराबर आपका होता है वी अपान में एल और साथ ही में जो आपका जे होता है जे बराबर आपका होता है आई अपान में ए। तो यदि हम लोग क्या करें ई की जगह पर हम लोग ये वाला मान लिख दें यानी कि बी अपान में एल लिख दें और जे की जगह पर हम लोग आई अपान में ए कर दें तो क्या हो जाएगा ये देखते हैं। तो हम लोग क्या कर देंगे रो बराबर ई की जगह पर हम लोग ये मान रखेंगे बी अपान में एल तो यहाँ पर ये चीज रख लोगे। उसके बाद फिर हम लोग जे की जगह पर ये वाला मान रखेंगे आई अपान में ए तो ये चीज आप लोग यहाँ पर रख लोगे। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हो, इसको हम लोग इधर साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा पर रो बराबर बी अपान में एल आपका हो जाएगा फिर इंटू ए अपान में आई हो जाएगा। तो गुणे में है तो इसको हम लोग बदल सकते हैं तो या फिर हम लोग इसको चाहें इस वाली चीज को यदि हम लोग चाहें तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं बी अपान में आई इंटू ए अपान में एल। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। और आप लोगों को पता भी होगा कि जो आर होता है आर बराबर आपका हो जाता है बी अपान में आई। तो यदि हम लोग क्या करें बी अपान में आई की जहाँ पर केवल आर कर दे तो क्या हो जाएगा ये देखते हैं। तो यदि हम लोग रो बराबर और बी अपान में आई की जहाँ पर हम लोग आर कर देंगे तो बचेगा क्या बचेगा आपका केवल ए अपान में एल बचेगा। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा रो बराबर आर ए अपान में एल। तो ये आपका हो जाता है पता सूत्र विशिष्ट प्रतिरोध का। वहीं पर यदि हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर जो आर है आर आपका वैद्युत प्रतिरोध है, ए आपका चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है और यल आपका जो है वो आपका चालक की तार की लंबाई है। तो इस प्रकार से विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा और साथ ही में उसका सूत्र किस प्रकार से होता है हम लोगों ने समझ लिया है। अब हम इसके मात्रक की ओर देखेंगे। तो यदि हम लोग मात्रक की बात करेंगे तो मात्रक आप लोग किस प्रकार से निकालोगे उसे भी समझ लीजिए। अब मात्रक निकालने के लिए आपको सूत्र पता होना चाहिए। तो सूत्र मैंने आपको बता ही दिया कि सूत्र क्या था आपका रो बराबर आर ए अपान में एल था ना। तो मात्रक बताएंगे आप लोग रो का मात्रक हो जाएगा आपका आर का मात्रक इंटू आपका हो जाएगा ए का मात्रक। तो आर का मात्रक इंटू आपका ए का मात्रक और अपान में हो जाएगा आपका एल का मात्रक। तो यहाँ पर जो आर है यानी कि वैद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो आपका हो जाता है ओम। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर क्या बता देंगे ओम बता देंगे। उसके बाद में फिर आपका क्या है ए का मात्रक यानी कि क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अपान में आपका है एल का मात्रक यानी कि लंबाई का मात्रक आपका हो जाएगा मीटर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका ये मीटर से मीटर स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल आपका बचेगा ओम मीटर। तो इस प्रकार से आप लोग बता सकते हो ओम मीटर आपका मात्रक हो जाएगा और इसको इस प्रकार से आप लोग दर्शा भी सकते हो ओम मीटर। तो इस प्रकार से आपका मात्रक भी हो गया और साथ ही में परिभाषा भी हो गई। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हमसे इसमें जो लास्ट वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि विशिष्ट प्रतिरोध तथा विशिष्ट चालकता में क्या संबंध होता है, अब हम लोग को उसको बताना है। विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा तथा मात्रक तो हम लोगों ने देख ही लिया, तो इसे आप अपनी कॉपी में एक बार नोट कर लो। उसके बाद फिर हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता में क्या क्या संबंध होता है उसको हम लोग समझेंगे। तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में एक बार जल्दी से नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे विशिष्ट प्रतिरोध तथा विशिष्ट चालकता में क्या संबंध होता है उसे हम लोग को समझना है। तो हम लोग इस प्रकार से बता सकते हैं कि जो आपका विशिष्ट प्रतिरोध होता है उसको हम लोग रो से प्रदर्शित करते हैं और विशिष्ट चालकता को हम लोग सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो सिग्मा बराबर आपका हो जाता है 1 अपान में रो, यानी कि जब हम लोग क्या करेंगे कि विशिष्ट प्रतिरोध का जब हम लोग व्युत्क्रम कर देंगे तो वो आपका क्या होगा सिग्मा के बराबर होगा। यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि जो आपका वैद्युत चालकता होती है वो 1 अपान में रो यानी कि वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होती है। तो इस प्रकार से आपका विशिष्ट प्रतिरोध तथा विशिष्ट चालकता में क्या संबंध होता है उसे अभी आप लोगों ने समझ लिया है। तो इस प्रकार से पूरा जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो चुका है। तो इसे आप लोगों ने कॉपी में नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला जो इसमें क्वेश्चन हो जाता है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है, जो कि आपका हो जाता है कि अपवाह यानी कि अनुगमन वेग क्या है और किसी चालक में बहने वाली धारा तथा इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग में संबंध स्थापित कीजिए। अभी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपकी बोर्ड परीक्षा में 5 बार पूछा गया है।
तो सबसे पहले हम लोग को इसमें बताना है अपवाह यानी कि अनुगमन वेग की परिभाषा, और उसके बाद में फिर हम लोग को धारा तथा इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग में संबंध स्थापित करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग अनुगमन वेग की परिभाषा देखेंगे। तो अनुगमन वेग की जो परिभाषा होती है बहुत ही आसानी से आप लोग बता सकते हो कि वह वेग जिसके द्वारा चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हुए बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में धन सिरे की ओर आगे बढ़ते हैं, उसे ही हम लोग अपवहन या फिर अपवाह या फिर हम लोग अनुगमन वेग कहते हैं। तो इस प्रकार से अनुगमन वेग की परिभाषा मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न में भी बताई थी, और अनुगमन वेग की परिभाषा केवल और केवल आपसे पूछा जा सकता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न में। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है कि आपका अति लघु में भी आ सकता है और लघु में भी आ सकता है। तो अनुगमन वेग की परिभाषा आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब हम लोग वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में जो संबंध होता है उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले आप चित्र को ध्यान देंगे, और चित्र जब आप लोग समझ जाओगे तो फिर आप लोग ये चीजें लिखी हुई है यहाँ पर, उससे आप लोग आसानी से समझ जाओगे, समस्या नहीं होगी। तो सबसे पहले हम लोग ने इसमें क्या क्या चीजें लिखी हैं हम लोग यहाँ पर देखते जाएंगे और चित्र में समझते जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग ने इसमें बताया है कि माना कि किसी चालक PQ के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A तथा लंबाई L है, यानी कि इसका जो कह सकते हैं जो आपका ये चालक है इसका जो परिच्छेद का जो क्षेत्रफल है वो A है मान लेते हैं हम लोग, और साथ में इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, L है। चालक के P सिरे को हम लोग बैटरी के धन प्लेट से तथा Q सिरे को हम लोग ऋण प्लेट से जोड़ देते हैं, यानी कि जो आपका चालक का जो P सिरा है इसको हम लोग बैटरी के धन प्लेट से जोड़ देते हैं, और जो आपका Q सिरा है इसको हम लोग बैटरी के ऋण प्लेट से जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से आपका हो जाता है। आगे आप लोग इसमें बताओगे विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में जो चालक होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपके अनुगमन वेग से ऋण सिरे से धन सिरे की ओर गतिशील हो जाते हैं, यानी कि जो आपका कह सकते हैं कि आपका जो विद्युत क्षेत्र है इसकी उपस्थिति के कारण जो आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे चालक के अंदर वो आपका अनुगमन वेग से आपके ऋण सिरे से यानी कि इस वाले सिरे से आपके धन सिरे की ओर गतिशील हो जाते हैं। तो यही आपको यहाँ पर समझ लेना है। आगे आप लोग इसमें बताएंगे कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों को Q से P तक आने में जो समय लगता है, यानी कि जो आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन है, यानी कि जो आपके ये हैं यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे जो आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये जो आपका कह सकते हैं कि Q से यानी कि यहाँ से यहाँ तक के जो आने में जो समय लगता है उसे हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो T बराबर का क्या हो जाएगा आपका, T बराबर आपका हो जाएगा L अपान में BD। यहाँ पर L क्या है, L आपका है लंबाई, और साथ ही में जो BD है आपका अनुगमन वेग है। आगे आप लोग इसमें बता सकते हो कि जो चालक का आयतन है वो कितना है, AL है। ठीक है, चालक का आयतन कितना है, AL है। फिर आप लोग इसमें आगे बताओगे कि चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो कितनी है, n। हम लोग इस प्रकार से मान लेंगे कि चालक का जो एकांक आयतन है उसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो आपकी n है। तो आगे क्या हो जाएगा उसको हम लोग यहाँ पर आगे देखेंगे। तो फिर चालक के AL आयतन यानी कि जो हम लोगों ने यहाँ पर चालक का आयतन बताया था आपका AL ना, तो हम लोग क्या बताएंगे कि चालक के AL आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी कितनी हो जाएगी। पहला जो यहाँ पर आप लोग देखेंगे n हो जाएगी, क्योंकि n आपका यहाँ से आप लोग ले हुए n, और उसका फिर क्या हो जाएगा, AL हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा। फिर आप लोग बताओगे चालक में प्रवाहित आवेश, तो आवेश बराबर क्या होता है, Q बराबर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा N इंटू E। तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, इसकी जगह पर यानी कि N की जगह पर आप लोग कर दोगे NaL, और आपका इंटू में हो जाएगा E। ठीक है, तो अब T समय में प्रवाहित धारा I बराबर आपका क्या हो जाएगा, I बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान में T। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दोगे, क्या ध्यान दोगे आइए समझ लेते हैं इसको। तो यहाँ से जो आपका Q है यानी कि I, जब अब T समय में जो प्रवाहित धारा होगी I बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान में T हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग ध्यान दोगे कि जो आपका यहाँ पर Q है यानी कि यहाँ पर आप लोग देखो Q बराबर कितना है आपका NaL इंटू आपका E है। तो यदि हम लोग क्या करें इस वाले मान यानी कि Q के जहाँ पर हम लोग ये चीज़ लिख दें तो लिख सकते हैं ना। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पर कर देंगे, और साथ ही में जो फिर मैंने आपको यहाँ पर एक समीकरण बताया था T बराबर L अपान में BD, ठीक है, इस प्रकार से बताया था। तो हम लोग क्या करेंगे, जो आपका Q है Q की जगह पर हम लोग ये वाला मान रख देंगे, और जो आपका जो T है T की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, L अपान में BD लिख देंगे। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा I बराबर NaL इंटू E अपान में हो जाएगा L अपान में BD। इस प्रकार से आपका हो जाएगा। तो जो हम लोग क्या करेंगे L से L कैंसिल कर देंगे, तो नीचे क्या बचेगा आपका, केवल केवल बचेगा I बराबर NeA BD, क्योंकि BD को हम लोग ऊपर भेज देंगे। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा धारा, और साथ ही में कह सकते हैं कि जो अनुगमन वेग होता है उसमें संबंध इस प्रकार से आपका हो जाता है। और जब यहाँ पर आप लोग इस प्रकार से भी इसको इस सूत्र को इस प्रकार से भी आप लोग लिख सकते हो, तो आपको जब यहाँ से अनुगमन वेग निकालना हो तो आप लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हो, BD बराबर क्या हो जाएगा आपका I अपान में NeA। तो इस प्रकार से आपका धारा और साथ ही में अनुगमन वेग में जो संबंध होता है मैंने आपको समझा दिया है। यहाँ से सूत्र आप लोग देख सकते हो, धारा बराबर यानी कि I बराबर क्या हो जाएगा NeA BD, और साथ ही में यहाँ पर जब आप लोग अनुगमन वेग से निकालोगे तो अनुगमन वेग बराबर आपका हो जाएगा I अपान में NeA। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। तो यहाँ से यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज का जो हमारा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है वो आपका हो जाता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए, इसकी धारिता को किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये आपका होता है। तो इसीलिए आप लोग इस क्वेश्चन को सबसे पहले अपनी कॉपी में नोट कर लो, और साथ ही में आप लोग यहाँ पर
वेरी इंपॉर्टेंट का टिक लगा लो, क्योंकि ये आपका बोर्ड परीक्षा में 7 बार बोर्ड परीक्षा में आपका क्वेश्चन आ चुका है, तो इसीलिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन हो जाता है। तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को नोट कर लो, उसके बाद फिर हम लोग चित्र को अच्छे तरीके से समझेंगे, और जैसे आप लोग अच्छे तरीके से चित्र को समझ लेते हो ना, फिर आपको यहाँ पर थ्योरी लिखने में कोई भी समस्या नहीं आने वाली, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें जो आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर लिखी हुई हैं, ये सारी की सारी आपको चित्र के माध्यम से ही लिखी गई हैं। तो चित्र आप लोग समझोगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इसको चित्र को समझने से पहले आप लोग समझ लो कि संधारित्र क्या होता है। संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें आवेश संचित होता है, इस प्रकार से आपको समझ लेना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसका चित्र समझते हैं। तो समांतर प्लेट संधारित्र, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि समांतर प्लेट संधारित्र में आपके समान आकार की दो प्लेटें यहाँ पर ली गई हैं। एक प्लेट आपकी ये हो जाती है, एक प्लेट आपकी ये हो जाती है। इस वाली प्लेट को हम लोग P1 नाम देते हैं, इस वाली प्लेट को हम लोग P2 नाम देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपका हो गया। अब इन दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो आपकी D है, इस प्रकार से आपको यहाँ पर समझ लेना है। ठीक है, इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, D है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो आपका P1 यानी कि जो आपका P1 है, प्लेट 1 है जो आपकी, उस पर जब हम लोग प्लस Q आवेश देंगे, जब हम लोग क्या करेंगे, P1 पर प्लस Q आवेश देंगे, तो जो आपकी P2 प्लेट होगी, इस पर इसके जो भीतरी सतह होगी, यानी कि जो ये वाली सतह होगी, भीतर वाली सतह, इस पर आपका माइनस Q आवेश जो आपका होगा, वो आपका वितरित हो जाएगा। इस प्रकार से आपका माइनस Q आवेश इस पर वितरित हो जाएगा, और वहीं पर इसकी जो P2 की जो बाहरी सतह होगी, इस पर क्या होगा, प्लस Q आवेश यहाँ पर वितरित हो जाएगा। अब आप लोग यहाँ पर जानेंगे कि जो आपका प्लेट 2 है, यानी कि जो आपकी P2 है, यह आपका पृथ्वी से जोड़ा गया है यहाँ पर। तो पृथ्वी से जब हम लोग इसको जोड़ते हैं तो फिर क्या होगा, जो आपका प्लस Q आवेश होगा वो पृथ्वी में चला जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग बता सकते हैं कि इस पर क्या क्या रह जाएगा, केवल और केवल माइनस Q आवेश रह जाएगा, और P1 पर आपका प्लस Q आवेश रह जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग बता सकते हैं क्योंकि दोनों प्लेटें जो आपकी हैं वो परस्पर विपरीत प्रकृति के आवेशों से आवेशित हो जाती है, यानी कि ये वाली जो प्लेट होती है आपकी प्लस Q आवेश से आवेशित हो जाती है, और जो आपकी P2 वाली प्लेट होती है वो आपकी माइनस Q आवेश से कह सकते हैं कि आवेशित हो जाती है। अब हम लोग से इसी की वजह से इनमें क्या होगा, एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, यानी कि इन प्लेटों के बीच में क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि आपका जो P1 प्लेट है उस पर प्लस Q आवेश होता है, और जो आपका P2 प्लेट है इस पर आपका माइनस Q आवेश होता है, यानी कि दोनों प्लेटों पर विपरीत आवेश होता है। इसी की वजह से इसमें क्या होता है, एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो ये सारी चीजें आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग इन्हीं चीजों को यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर आप लोग किस प्रकार से लिखोगे उत्तर में, तो उत्तर में आप लोग सबसे पहले क्या लिखोगे, आप लोग उत्तर में लिखोगे कि समांतर प्लेट संधारित्र में समान आकार की दो धातु की प्लेटें P1 और P2 समांतर रखी हुई है, यानी कि समांतर प्लेट संधारित्र में आपकी दो प्लेटें ली गई हैं। एक आपका होता है P1 और एक आपका होता है P2। उसके आगे आप उसमें बताएंगे कि ये प्लेटें एक दूसरे से D दूरी पर स्थित है, यानी कि ये जो प्लेटें हैं P1 और P2 ये एक दूसरे से कितनी दूरी पर उपस्थित हैं, तो आप लोग यहाँ पर बता सकते हैं कि ये प्लेटें एक दूसरे से D दूरी पर उपस्थित हैं। ठीक है, आगे आप उसमें बताएंगे कि माना कि इनके बीच परावैद्युतांक पदार्थ K भरा है। इस प्रकार से आपका हो गया। आगे आप लोग बताओगे इसमें कि जब प्लेट P1 को प्लस Q आवेश दिया जाता है, यानी कि जब हम लोग प्लेट P1 को हम लोग प्लस Q आवेश देते हैं, तो फिर स्थिर वैद्युत प्रेरण द्वारा जो प्लेट P2 होती है उसकी भीतरी सतह पर माइनस Q तथा बाहरी सतह पर प्लस Q आवेश प्रेरित हो जाता है। यानी कि जब हम लोग क्या करते हैं, जो आपका P1 प्लेट है इस पर जब हम लोग प्लस Q आवेश देते हैं, तो जो आपकी P2 सतह होती है उस पर स्थित वैद्युत प्रेरण के कारण जो आपकी भीतरी सतह होती है उस पर माइनस Q आवेश वितरित हो जाता है, तथा जो आपकी बाहरी सतह होती है उस पर प्लस Q आवेश वितरित हो जाता है। ठीक है, आगे आप उसमें बताएंगे कि P2 का पृथ्वी से संबंध होने के कारण, यानी कि जो आपकी P2 प्लेट होती है या आपकी जो पृथ्वी से संबंधित होती है, इसी वजह से जो आपका प्लस Q आवेश होता है वो आपका कह सकते हैं कि पृथ्वी में चला जाता है। यही चीज़ हम लोग आगे यहाँ पर लिखेंगे। तो इतना आप लोग एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले पेज को यहाँ पर लेकर के आते हैं। तो अगले पेज पर हम लोग यही चीज़ यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि P2 का पृथ्वी से संबंध होने के कारण इसकी जो बाहरी सतह होती है उसका जो प्लस Q आवेश होता है वो पृथ्वी में चला जाता है, यानी कि इसकी सतह पर, यानी कि जो बाहरी सतह होती है P2 की, इस पर आपका प्लस Q आवेश तो होता है, लेकिन यह पृथ्वी से आपका कनेक्टेड होता है, इसी वजह से आपका जो प्लस Q आवेश होता है वो आपका पृथ्वी में चला जाता है। आगे आप उसमें बताएंगे कि इस प्रकार P2 की अंदर वाली सतह पर माइनस Q आवेश रह जाता है, यानी कि इस प्रकार से आप लोग बता सकते हैं कि जो आपकी P2 प्लेट होती है इस पर जो अंदर वाली सतह होती है इस पर माइनस Q आवेश रह जाता है। आगे आप उसमें बताएंगे कि अतः दोनों प्लेटें परस्पर विपरीत प्रकृति के आवेशों से आवेशित हो जाती हैं तथा इनके बीच एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो दोनों प्लेटें हैं P1 और P2, ये दोनों प्लेटें आपकी विपरीत आवेशों से आवेशित हो जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपका होता है, इधर आपका प्लस हो जाता है, इधर आपका माइनस हो जाता है, और इसी कारण इनके मध्य में क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो अब हम लोग इसको आगे सॉल्व कैसे करेंगे, आइए देखते हैं।
तो अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर आपका क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान में के एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर के इसलिए लिखा गया है क्योंकि इनके प्लेटों के बीच में माना गया है कि परावैद्युतांक पदार्थ के भरा हुआ है। इस प्रकार से आपका हो गया। अब यहाँ पर आप लोग जानते हैं सिग्मा क्या होता है। सिग्मा आपका होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो सिग्मा को हम लोग कैसे लिखते हैं, सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर क्या होता है आपका Q अपान में A होता है। ठीक है, तो यदि हम लोग चाहें तो जो आपका सिग्मा है, सिग्मा की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q अपान में A लिख सकते हैं ना। तो यही चीज हम लोग यहाँ पर नीचे लिखेंगे, E बराबर आपका क्या हो जाएगा, Q अपान में A, और फिर नीचे आपका क्या था, K एप्सिलॉन नॉट था। तो ये चीज आपका यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, सिग्मा की जगह पर हम लोग क्या लिख दिया है, यहाँ पर Q अपान में A लिख दिया है। आगे आप लोग बताओगे कि यदि प्लेटों के बीच की दूरी d तथा विभवांतर b हो, तो यानी कि इनकी जो प्लेटों के बीच की दूरी d है, ये तो आप लोग जानते हैं, और तथा विभवांतर b हो, तो क्या हो जाएगा आपका E बराबर आपका हो जाता है b अपान में d। तो यहाँ से यदि हम लोग b का मान निकालेंगे तो b आपका हो जाएगा b बराबर E इंटू डी, क्योंकि आप लोग क्या करोगे, जब d आप इधर साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, b बराबर E इंटू डी हो जाएगा। अब आप लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जो आपका E है, E की जगह पर हम लोग ये वाला मान रख देंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि E बराबर क्या था आपका, Q अपान में K एप्सिलॉन नॉट A था ना। तो यदि हम लोग चाहें तो E की जगह पर हम लोग ये वाला मान लिख सकते हैं ना। तो यही चीज़ हम यहाँ पर करेंगे। तो हम लोग कर देंगे B बराबर Q अपान में K एप्सिलॉन नॉट A, और यहाँ पर आपका D था वो आपका D रह जाएगा, इंटू में D हो जाएगा। इस प्रकार से आपका हो गया। तो यहाँ से B का मान भी आपका निकल करके आ गया। अब हम लोग आगे करेंगे कि संधारित्र की धारिता C क्या होता है। आपका संधारित्र की धारिता आप लोग जानते हैं, सूत्र होता है C बराबर Q अपान में B। ठीक है, इस प्रकार से आपका सूत्र हो जाता है। तो Q तो आप लोग ऊपर ऐसे ही लिखा रहने दोगे, लेकिन यहाँ पर जो B है, B का मान आप लोग यहाँ से उठा करके रख दोगे। तो क्या हो जाएगा आपका, C बराबर आपका हो जाएगा Q, और फिर आप लोग यहाँ पर B का मान रखोगे तो B का मान यहाँ पर कितना है, Q अपान में K एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी। तो यही चीज़ यहाँ पर लिख दोगे, Q अपान में K एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी। तो इस प्रकार से आपका हो गया। अब यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, Q से Q कैंसिल कर देंगे, तो फिर ये आपका जो आपका K एप्सिलॉन नॉट A होगा, ये आपका बटे में है, तो ये आपका ये ऊपर चला जाएगा। तो किस प्रकार से आपका हो जाएगा, K एप्सिलॉन नॉट A अपान में D। ये चीज़ आपका यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि D आपका नीचे रहेगा, लेकिन ये आपका यहाँ पर बटे में है, तो ये आपका ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर आपका C बराबर हो जाएगा K एप्सिलॉन नॉट A अपान में D फैरेड। इस प्रकार से आपका हो जाएगा। अब यदि हम लोग वायु अथवा निर्वात के लिए बात करेंगे, यानी कि उनके प्लेटों के बीच में यदि वायु अथवा निर्वात हो, तो आप लोग इस प्रकार से बता सकते हो, K का मान कितना होता है, 1 होता है। तो C बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपान में D। ये सूत्र आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग इस सूत्र को याद कर सकते हो। तो इस प्रकार से मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको यहाँ पर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक का निगमन करके समझा दिया है। आज का जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है, वो आपका होने वाला है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित करना। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसीलिए आप लोग यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का टिक लगा देना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका बहुत बार बोर्ड परीक्षा में आया, कम से कम 8 बार आपके बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसीलिए आपको इसको अच्छे तरीके से समझना है। अब आइए सबसे पहले हम उसका चित्र समझ लेते हैं, क्योंकि यदि आप लोगों ने इस चित्र को समझ लिया ना, तो फिर आपको इस डेरिवेशन में बिल्कुल भी आसानी होगी, बिल्कुल भी कठिनाई नहीं आएगी, आराम से आप लोग समझ जाओगे कि आपको कैसे क्या क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चित्र को अच्छे तरीके से समझेंगे। तो चित्र यहाँ पर बना हुआ है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बना करके लाइव में दिखाऊंगा, तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो हम लोग से क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, हम लोग से क्वेश्चन में पूछा गया था किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित करना है। यानी कि जो वैद्युत द्विध्रुव है उसके अक्षीय स्थिति पर कोई बिंदु है जिस पर हम लोग को वैद्युत विभव का सूत्र ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। तो आपका वैद्युत द्विध्रुव इस प्रकार से आपका होता है, आप लोग जानते होंगे पहले से ही। तो आप लोग जानते हैं कि जो आपका वैद्युत ध्रुव होता है, आपका -Q और +Q आवेशों से मिलकर के बना होता है। अब मान लीजिए वैद्युत ध्रुव में कोई मध्य बिंदु O है, इस प्रकार से। ठीक है, और यहाँ से R दूरी पर, यानी कि मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु आपका यहाँ पर P है, जिस पर हम लोग को वैद्युत विभव का सूत्र ज्ञात करना है। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि जो आपका वैद्युत ध्रुव होता है, आपका -Q और +Q आवेशों से मिलकर के बना होता है, और इनकी जो दूरी होती है, यहाँ से यहाँ तक आपकी L होती है मध्य बिंदु तक, और यहाँ से मध्य बिंदु से +Q तक की दूरी L होती है, यानी कि टोटल 2L होती है। और वैसे आप L और L करके लिख सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका हो जाता है। तो मैंने आपको यहाँ पर क्या क्या चीज़ें बताई, अब एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। तो मैंने आपको बताया कि जो आपका वैद्युत ध्रुव होता है, आपका -Q और +Q से आवेशों से मिलकर के बना है, और इसकी दूरी कितनी है, L + L है, यानी कि 2L है। ठीक है, इसके मध्य में कोई बिंदु आपका O है, जिससे हम लोग को R दूरी पर, यानी कि R दूरी पे कोई बिंदु P है अच्छी स्थिति में, उस पर हम लोग को वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से आपका चित्र हो जाता है। तो चित्र आप लोग अपनी कॉपी में एक बार
बना लो, उसके बाद में फिर हम लोग इसका जो नीचे थ्योरी लिखी है चित्र के माध्यम से हम लोग लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव आपका -q तथा +q आवेशों से मिलकर के बना है। इसकी लंबाई 2l है, यानी कि एक l ये और एक l, यानी दोनों मिलाएंगे तो 2l हो जाएगा। इसे ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक k है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का निर्धारण करना है, यानी कि द्विध्रुव है जो आपका, उसका मध्य बिंदु में O है और मध्य बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु होगा P है जिस पर हम लोग को वैद्युत विभव का निर्धारण करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे। तो ये चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे, +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। तो सूत्र आपका हो जाता है B बराबर 1/4πε0 के। सूत्र मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। सूत्र क्या हो जाता है, B बराबर आपका सूत्र होता है B बराबर 1/4πε0 के Q अपान में R होता है ना, इस प्रकार से आपका होता है। तो R क्या होता है, R दूरी होती है, तो ये दूरी हम लोग को पता होनी चाहिए। तो हम लोग ने सबसे पहले क्या करेंगे, +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव जब ज्ञात करेंगे तो हम लोग लिखेंगे V1 बराबर 1/4πε0 के, और Q ऊपर हो जाएगा। अब नीचे जो R है तो हम लोग की इसकी दूरी पता होनी चाहिए। दूरी कहाँ से कहाँ तक पता होनी चाहिए, तो हम लोग को दूरी यहाँ से यहाँ तक पता होनी चाहिए, यानी कि +q आवेश से जब हम लोग बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे तो हम लोग को यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता होनी चाहिए। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ से मध्य बिंदु O से और P तक की दूरी कितनी है, R है ना, और फिर आपका मध्य बिंदु O से +q तक की दूरी कितनी है, L है। तो जब हम लोग R में से L को इतना घटा देंगे तो फिर जो शेष दूरी बच जाएगी वही आपका क्या हो जाएगा, +q से P तक की दूरी आ जाएगी। तो जब R में से हम लोग R में से माइनस कर दें हम लोग L को, तो फिर आपका यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ जाएगी, यानी कि R - L हो जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, B1 बराबर 1/4πε0 के Q अपान में R - L हो जाएगा। फिर जब हम लोग -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे तो B2 बराबर हम लोग लिखेंगे 1/4πε0 के Q अपान में आपका हो जाएगा दूरी। तो यहाँ से जब हम लोग ज्ञात करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम लोग को पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे क्या है, यहाँ मध्य बिंदु से यहाँ तक की दूरी कितनी है, R है, और यहाँ से मध्य बिंदु तक दूरी कितनी है, L है। तो हम जब R + L कर देंगे, यानी कि R और +L कर देंगे तो फिर हम लोग को क्या निकल कर के आ जाएगी, -q आवेश से बिंदु P तक की दूरी निकल कर के आ जाएगी। तो यही चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे दूरी में कि R + L, ठीक है। अब यहाँ पर जो -q आवेश के कारण है तो यहाँ पर हम लोग माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब आगे आप लोग उसमें बताएंगे कि अब बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव आपका हो जाएगा B बराबर B1 + B2। तो यहाँ पर हम लोग B1 का मान रखेंगे और यहाँ पर हम लोग B2 का मान रखेंगे। तो B बराबर क्या हो जाएगा आपका, B1 का मान यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे, तो लिखेंगे आप लोग 1/4πε0 के, और Q अपान में क्या हो जाएगा, R - L, यानी कि B1 का मान कितना है, इतना ही तो है ना। तो यही मान हम लोग को उठा कर यहाँ से यहाँ पर लिख देना है। फिर हम लोग माइनस लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर आपका माइनस है, तो इसलिए यहाँ पर ये प्लस वाला जो होगा माइनस हो जाएगा। तो माइनस लगाने के बाद फिर हम लोग B2 का मान रखेंगे। तो B2 का मान कहाँ पर है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो B2 का मान ये लिखा हुआ है ना। तो यही चीज़ उठा करके हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे हम लोग, 1/4πε0 के Q अपान में R + L, इस प्रकार से आपका हो जाएगा ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे इनमें से कौन कौन सी चीज़ें कॉमन है। तो यहाँ पर आप देखेंगे Q कॉमन है और बटे में आपका 4πε0 कॉमन है दोनों में, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे B बराबर Q अपान में 4πε0 के, और अंदर क्या बचेगा आपका, अंदर बचेगा 1 अपान में आपका R - L, और फिर आपका माइनस में आपका हो जाएगा, फिर इधर आपका बचेगा क्या, 1 अपान में R + L। इस प्रकार से इतना हो गया। फिर हम लोग आगे क्या करेंगे, हम लोग इसका लासा लेंगे। तो लासा लेंगे तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा B बराबर Q अपान में 4πε0 के, नीचे आपका हो जाएगा R - L और R + L हो जाएगा, ठीक है। उसका फिर जब हम लोग इसका इससे करेंगे गुणा तो आपका हो जाएगा R + L, और जब हम लोग इसका इससे गुणा करेंगे तो फिर आपका हो जाएगा -R + L, ठीक है। इस प्रकार से आपका इतना हो गया। तो इतना आप लोग हो गया तो आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, ये क्या है आपका R+ है, ठीक है। तो ये इससे आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने बचेंगे, L + L, यानी कि 2L यहाँ पर बच जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हमको यहाँ पर ध्यान देना है। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं और उसको आगे सॉल्व करते हैं। तो अब हम लोग आगे क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोग ध्यान दो। हम लोग आगे क्या करेंगे, आगे हम लोग क्या करेंगे, जो आपका Q है, Q को हम लोग इस साइड में ले आएंगे। तो क्या हो जाएगा आपका B बराबर 1/4πε0 के। अब यहाँ पर क्या था, +L यानी कि 2L हो जाएगा। अब Q को इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, Q × 2L हो जाएगा। नीचे क्या बचेगा आपका R - L और R + L। तो आप लोग जानते हैं कि A - B और A + B का जो आप लोग सूत्र जानते होंगे, तो आपका हो जाता है A² + B²। तो इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर लिख देंगे R² - L², ठीक है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर हो गया। आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे आप लोग जानते हैं कि जो आपका Q × 2L होता है, यानी कि
Q इंटू 2L होता है, इसकी जगह पर हम लोग P लिख सकते हैं ना, क्योंकि आपका वैल्यू गुण होता है। तो यहाँ पर आप लिखोगे B बराबर 1/4π के, और Q इंटू 2L की जगह पर हम लोग P लिख देंगे, और नीचे आपका हो जाएगा R² माइनस L²। ठीक है, इस प्रकार से आपका हो गया। फिर आप लोग बताओगे कि जो आपका L होता है वो आपका R से बहुत छोटा होता है, तो जब L² करेंगे तो और भी छोटा हो जाएगा। तो इसलिए हम बता सकते हैं कि L² को नगण्य मानने पर, यानी कि L² को हम लोग यहाँ पर 0 मान लेंगे, मान लीजिए। तो फिर आपका क्या हो जाएगा, आपका L² कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, केवल केवल R² बचेगा। तो वही चीज़ आपको यहाँ पर लिखोगे B बराबर 1/4πε0 के P/R²। तो यही आपका सूत्र निकल करके आ जाता है। इसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना, एक बार सूत्र हो जाता है। और यदि हम लोग माध्यम वायु अथवा निर्वात के लिए बात करेंगे तो k का मान 1 हो जाता है, तो यहाँ से k भी आपका हट जाएगा। तो सूत्र आपका हो जाएगा B बराबर 1/4πε0 P/R²। तो ये सूत्र भी आपका हो जाएगा इस प्रकार से। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो था पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में 7 बार पूछा गया है, तो वो क्वेश्चन आपका होने वाला है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं, और इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के सिद्धांत द्वारा ओम के नियम का निगमन कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा के लिए होता है। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि आपकी कितनी बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। 2007 में आया, 2008 में आया, 2011 में आया है, 12 में आया, 17 में आया, 18 में आया, 19 में आया है। तो इस प्रकार से 7 बार पूछा गया है, और 2024 में इसकी आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए आपको इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, वीडियो को ध्यान से देखकर और अंत तक बने रहकर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग से क्वेश्चन में पूछा गया है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से क्या समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अनुगमन वेग की परिभाषा को समझेंगे। अब अनुगमन जो वेग होता है इसको हम लोग अपवाह वेग भी कहते हैं। तो इसीलिए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि अनुगमन वेग और अपवाह वेग एक ही चीज होती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यदि आपसे अपवाह वेग पूछेगा तब भी आप लोग यही चीज बताओगे, और यदि आपसे अनुगमन वेग पूछेगा तब भी आप लोग यही चीज बताओगे। तो अनुगमन वेग की परिभाषा में आप सबसे पहले बताओगे कि वह वेग जिसके द्वारा चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हुए बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में धन सिरे की ओर बढ़ते हैं, उसे ही हम लोग अपवाह या फिर अनुगमन वेग कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये आपका जो अनुगमन वेग होता है, यह वह वेग होता है जिसके द्वारा जो चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपके आयनों से टकराते हुए बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में धन सिरे की ओर बढ़ते हैं। उसी वेग को हम लोग अनुगमन वेग कहते हैं या फिर अपवाह वेग कहते हैं। और अनुगमन वेग जो आपका होता है इसको हम लोग BD से प्रदर्शित करते हैं। ये चीज आपको भी यहाँ पर याद रख लेना है कि जो आपका अनुगमन वेग होता है इसको हम लोग BD से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर समझ लेना है। तो अनुगमन वेग की जो परिभाषा थी मैंने आपको समझा दी है। अब हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे और इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के सिद्धांत द्वारा ओम के नियम का निगमन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो, फिर हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारी बारी है कि इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के सिद्धांत द्वारा ओम के नियम का निगमन करना। तो इसमें सबसे पहले आपको इस प्रकार से हेडिंग लगा देनी है, इसका फिर आप लोग कुछ चीज़ें माननी है। क्या क्या चीज़ें माननी है इसको हम लोगों ने लिख करके बता दिया आपको। यहाँ पर मैं आपको पढ़ूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपको इसमें मानना है कि किसी चालक की लंबाई मान लीजिए आप लोग L है तथा क्षेत्रफल A है। जब चालक के सिरों पर विभवांतर B स्थापित किया जाता है तो उसमें जो प्रवाहित धारा होती है वो I होती है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर मान लेना है। आगे आप लोग इसमें बताएंगे कि यदि चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n तथा अनुगमन वेग BD है तो आपका जो धारा होगी क्या हो जाएगी, आपका यहाँ से आप लोग बता सकते हैं I बराबर NEABD। इस प्रकार से आपका हो जाएगा, और इसे हम लोग समीकरण फर्स्ट बना लेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग इस पे लगा देंगे समीकरण। ठीक है, उसके बाद में फिर आगे आप लोग जो बढ़ोगे इसमें तो आप लोग बताओगे कि चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर। तो विभवांतर निकालने के लिए सबसे पहले आपको सूत्र पता होना चाहिए। सूत्र आपका होता है BD बराबर आपका हो जाता है EB टाउ अपान में ML। ठीक है, तो इसी सूत्र की सहायता से आपको यहाँ पर B का मान यानी कि विभवांतर निकालना है। तो यहाँ पर यदि हम लोग B को बाहर निकाल लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, आपका इधर आपका हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग हो जाएंगे, इस प्रकार से आप लोग लिख देंगे B बराबर ML BD अपान में E टाउ हो जाएगा। यानी कि जब हम लोग B को इधर ले आएंगे तो फिर आपका जो BD होगा और आपका इधर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा B बराबर ML BD अपान में E टाउ हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण सेकंड बना लेंगे। उसके बाद में फिर जो आपका समीकरण सेकंड है यानी कि समीकरण सेकंड को समीकरण 1 से भाग करने पर क्या होगा आइए देखते हैं। तो समीकरण जो सेकंड होता है और जो समीकरण फर्स्ट है दोनों को हम लोग भाग देंगे। तो भाग देने के लिए आपको सबसे पहले समझना है कि जो आपका दाएं पक्ष जो आपका होता है उसका दाएं पक्ष से हम लोग भाग करते हैं, जो आपका बाएं पक्ष होता है उसको हम लोग बाएं पक्ष से भाग करते हैं। यानी कि इधर वाला पार्ट को हम लोग इधर वाले पार्ट से भाग करेंगे, इधर वाला पार्ट को इधर वाले पार्ट से भाग करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग क्या लिखेंगे, B लिखेंगे। तो B के बटे में क्या आ जाएगा, आपका I आ जाएगा। इस प्रकार से क्योंकि हम लोग भाग कर रहे हैं ना, तो बराबर आपका उसका फिर क्या हो जाएगा, ऊपर क्या है आपका MLBD। तो MLBD कर दोगे, बटे में आपका क्या है ई टाउ है तो ई टाउ कर दोगे, इंटू लगा करके आप लोग
NABD भी इसे भी आप लोग इसे बटे में ले आएंगे क्योंकि हम लोग भाग कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा B/I बराबर MLVD/E टाउ इंटू NEABD। तो इस प्रकार से यहाँ तक हो गया। तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट करो, उसके बाद में फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको पूरी तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब आगे आपको बढ़ने से पहले सबसे पहले क्या समझना है उसे भी आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले आपको यहाँ पर BD को कैंसिल कर देना है। यहाँ पर भी आपका BD है बटे में और ऊपर भी आपका BD है, तो इन दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। फिर क्या बचेगा आपका B/I और बराबर में आपको बच जाएगा ML/E टाउ NE। इस प्रकार से आपका बच जाएगा ना। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आपका इधर भी E है और इधर भी E है, तो यदि हम लोग चाहें तो हम लोग E स्क्वायर कर देना, ई लिखे बिना हम लोग क्या कर दें, E स्क्वायर कर दें, क्योंकि आपका इंटू में है तो आपका E स्क्वायर हो जाएगा। तो आगे हम लोग यही चीज आगे लिखेंगे इस प्रकार से। तो मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि आपका BD कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा आपका, केवल और केवल ML बचा। नीचे आपका हो जाएगा आपका NE। अब यहाँ पर डबल बार E है ना, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो E स्क्वायर हो जाएगा और टाउ ए। तो इस प्रकार से यही चीज आपकी नीचे बच जाएगी। तो क्या हो जाएगा आपका B/I बराबर आपका हो जाएगा ML/NE स्क्वायर टी टाउ ए। तो इस प्रकार से आपका हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, दिए गए ताप तथा चालक हेतु जो आपका ML/NE स्क्वायर टाउ ए होता है, इसको हम लोग नियतांक मानेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको समझ लेना है कि दिए गए ताप तथा चालक हेतु हम लोग ML/NE स्क्वायर टाउ ए को हम लोग नियतांक के बराबर समझेंगे। इस प्रकार से आपको यहाँ जानना है। तो नियतांक आपका R होता है, तो इसीलिए हम लोग बता सकते हैं कि जो आपका R होगा, R बराबर आपका क्या हो जाएगा, ML/NE स्क्वायर टाउ ए। तो इस प्रकार से आपका R बराबर इतना हो जाएगा। उसके बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने जान लिया कि जो का R बराबर होता है ML/NE स्क्वायर टाउ ए होता है ना, तो इसकी जगह हम लोग क्या कर देंगे, R कर देंगे, क्योंकि नियतांक कर देंगे। तो अतः आप लोग बता सकते हो कि B/I बराबर आपका R हो जाएगा, जो कि आपका नियतांक हो जाएगा। तो यही आपका जो नियम होता है, यही आपका ओम का नियम होता है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, डेरिवेशन जो आपका था। तो इसे आप लोगों ने कॉपी में नोट कर लो, अच्छे तरीके से समझ लो, क्योंकि आपके बोर्ड परीक्षा में 7 बार पूछा गया है और इस बार की आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए आप लोग इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलो और इसे आज के आज ही तैयार कर लो, ताकि आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओ। तो चलिए अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।